गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। I hope supply under GST concept is clear. Hello. Supply under GST concept clear. Now we start the levy and collection of GST. Please write down. This is the next topic. Levy and collection of GST. लेकिन मोना एक चीज मैं चाह रहा था, आज आज जो है सभी लोग अपना ऑडियो और वीडियो ऑन करें ताकि मुझे आइडिया लगे कौन क्या कर रहा है, सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। आई होप उससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। नहीं नहीं, आप तो सुनते हैं, जवाब भी देते हैं, लेकिन बाकी आफ्टर ऑल क्या कर रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। तो मेरी तरफ से इनको इन्फॉर्म करो कि सभी लोग अपना ऑडियो वीडियो ऑन रखें। मैं आपको दिखता हूँ कि नहीं? अच्छा, मैं फ्रंट वाला नहीं ऑन है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब एक्चुअली वही एडमिट वाली प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं इसको घुमा के रख दूं जरा, है ना? प्रॉब्लम वही आ जाएगी एडमिट वाली। अब कोई दूसरा बंदा है नहीं जो एडमिट करता रहे। नहीं, फिर वो एडमिट एडमिट कैसे करेंगे हम? नहीं नहीं, कैमरा तो हम टर्न ओवर कर लें, मतलब उसको घुमा लेंगे पीछे। अच्छा, एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक्चुअली इसमें सेल्फी वाला नहीं काम कर रहा बेटे, कैमरा। हाँ, सेल्फी वाला कैमरा काम नहीं कर रहा। या तो अगर आप ऐड कर लो सबको तो फिर मैं इसको वैसे कर दूं, मतलब अपनी तरफ। अच्छा चलो, फिर छोड़ो, हटाओ। चलो चलो चलो, आपने हमको तो देख ही रखा है हम कैसे हैं क्या है। आप लोग अपना वीडियो और ऑडियो ऑन रखिए, ठीक है? हमारे अंदर कोई चेंज नहीं आया, मेरी वैसी फिजिक है एज इट इज, जैसा था मैं पहले। हाँ, आप लोग करिए जरा, मैं देखना चाहता हूँ थोड़ा सा, बहुत दिन हो गए आप लोगों से न मुलाकात हुई न कुछ। अच्छा, ये ये टेक्निकल रीजन है बेटे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, देखिए आप दिख रहे हैं, कौन जनाब है ये? ये बहुत इस
स्मार्ट सा बंदा दिखा मुझे। हाँ, ये एक ये नया स्मार्ट चेहरा और दिखा मुझे। नीली टी शर्ट पहने हुए, क्या नाम है? अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए। चलिए, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो नो प्रॉब्लम। चलिए फिर, बेसिकली ऑब्जेक्टिव हमारा तो क्लास का है, और आप उसको सुने समझें अच्छे से। आई होप कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया अब? 9 लोग हो गए हैं। अच्छा 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 अच्छा। जल्दी ज्वाइन करना चाहिए यार, क्या दिक्कत, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? फर्स्ट वाली किसकी थी यार? अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ। चलिए ठीक है। देखिए, हर टीचर का अपना एक अंदाज है पढ़ाने का बेटे। हमारा मानना ये है कि जैसे जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो थोड़ा पढ़े, लेकिन सॉलिड, मतलब समझ में आना चाहिए बिल्कुल। विदाउट क्वेरी तो बात ही नहीं समझ में आती, क्लास का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हाँ हाँ, वही चीज़, एनी बडी एनी प्रॉब्लम एनी। अच्छा 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 अच्छा। चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार अगली क्लास फिर लगी है 12 बजे से। हाँ। तो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर इन अंडर द जीएसटी, है ना, यू शैल बी able to understand the levy and collection of GST बेटे। तो in India we have adopted a dual GST, you know, dual GST, that means CGST SGST concept, है ना, है ना, which is central or state, yeah, correct correct, यानी which is imposed by the central or state, है ना। एंड जीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, यानी इंक्लूडिंग द स्टेट एंड जम्मू कश्मीर, है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर करा जा चुकी हैं। तो नाउ वी स्टार्ट लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक डिस्कस? तो प्लीज राइट डाउन फर्स्ट टॉपिक, टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी, एंड सेकंड, commodities kept outside GST, commodities या product kept outside GST, and third, charging section in GST, charging section in GST, and fourth, interstate or intra-state supplies, and next, GST on import and export, GST on import and export, and next, liability to pay GST, liability to pay GST,
एंड फाइनली टॉपिक है आपका लेवी ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर, लेवी ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर बेटे। आई होप एवरीबडी राइट डाउन दिस ऑल दिस टॉपिक। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, जरा चेक कर लें। टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी, एंड सेकंड commodity cap under outside GST, and third charging section in GST, and fourth intra-state and interstate supplies, and fourth GST on import and export, and fifth liability to pay GST, and finally last topic है levy on e-commerce operator। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस टैक्सेबल इवेंट। देखिए टैक्सेबल इवेंट का मतलब हुआ यानी बेसिस फॉर चार्जेस ऑफ टैक्स इन एनी टैक्सिंग स्टेटस इज द टैक्सेबल इवेंट। दैट मीन्स द पॉइंट, ये राइट डाउन कर लीजिए स्टेटमेंट, द पॉइंट ऑन विच द लेवी ऑफ टैक्स गेट्स अट्रैक्टेड। ये पहला स्टेटमेंट राइट डाउन करिए। यानी टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है? That is point on which the levy of tax gets attracted। And second statement write down करिए बेटे, है ना? Any taxable event, such type of event which on its happen create or attract the liability to pay tax। Okay, any doubt? Everybody knowing it taxable event term? बताइए। हाँ, मतलब कहने का मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी या ऐसा कोई इवेंट बेटे जो टैक्स को अट्रैक्ट करे, यानी लायबिलिटी टू पे टैक्स। तो कहने का मतलब ओवरऑल वही है कि यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लाई, है ना? यानी आपको याद होगा मैंने कहा था कि टैक्स जो है दो चीज़ों पर बेस करता है। जब अंडर द सप्लाई हमने टॉपिक डिस्कस किया था, यानी वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो जो सप्लाई कॉन्सेप्ट होगा ना बेटे, वो उसी को बोलते हैं, यानी ये वही तो अट्रैक्ट करेगा, टैक्स गेट अट्रैक्ट। बताइए, एनी डाउट? है ना, लायबिलिटी टू पे टैक्स। अब ये कह रहे हैं दूसरा टॉपिक इन्होंने बोला है कि टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी। तो इन जीएसटी का मतलब क्या हुआ? इन जीएसटी का मतलब ये हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या बोथ, या कहना चाहिए एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ द वही एल्कोहलिक लीकर। हाँ हाँ, मतलब ये इसको एक्सेप्ट करके, मतलब इसको छोड़ करके एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वाला जो है, इसकी सप्लाई को छोड़ करके बाकी सारा यानी इवेंट जितना भी होगा वो सब टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी कहलाएगा बेटे। मतलब वैसे तो ओवरऑल ओवरऑल में तो वो भी आ जाएगा। टैक्सेबल इवेंट की अगर हम बात करें तो उसमें ओवरऑल सप्लाई आ जाएगी, लेकिन अगर हम टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी की बात करेंगे तो वहां पर ये चीज आपको छोड़नी होगी। ठीक है बेटे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था बेटे, कमोडिटीज कैप्ड आउटसाइड जीएसटी। ये बेसिकली टू टाइप होता है बेटे, एक परमानेंट एक्सक्लूजन कॉन्सेप्ट है और एक टेम्परेरी एक्सक्लूजन। यू नो एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन दैट मीन्स कीपिंग एंड लीविंग ऑफ समबडी। प्लीज राइट डाउन।
हाँ, कीपिंग एंड लीविंग ऑफ समबडी। तो ये दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्परेरी। तो परमानेंट एक्सक्लूजन मीन्स यानी सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच इज केप्ट आउट जीएसटी फॉर एवर, है ना, अनलेस सम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज मेड, इट इज पॉसिबल व्हेन अ पर्टिकुलर आइटम is excluded from the definition itself। मतलब उसमें कैटेगरी बताई जा रही है अंडर जीएसटी आर्टिकल 366 12A has excluded it from such definition। एंड टेम्परेरी एक्सक्लूजन का मतलब हुआ 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट have temporarily been kept out of GST and GST Council shall decide the date from which these shall be included in GST। And these petroleum products are the following: is a first petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, you know motor spirit known as petrol, and natural gas and turbine fuel। तो ये ऑल दीज यानी कहना चाहिए ऑल दीज प्रोडक्ट यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन CGST एक्ट एंड UTGST एक्ट। हाँ हाँ, उसी में लगेगा, UTGST यूनियन टेरिटरी में ही लगेगा। मतलब ये बताया जा रहा है कि ये जो प्रोडक्ट होंगे ना, 5 प्रोडक्ट जो होंगे ना, तो उसमें काउंसिल ने डिसाइड कर रखा है, GST काउंसिल ने, कि विच शेल बी इंक्लूडेड इन GST। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, तीसरा टॉपिक था आपका चार्जिंग सेक्शन इन GST। चार्जिंग सेक्शन इन CGST का मतलब यानी it must be any taxing status for levy and collection of tax। यानी before imposing any tax it must be shown that the transactions fall within the ambit of the taxable event। That means any person on whom the tax is so imposed also get covered within the scope and charging section, scope of the charging section। अब देखिए ये जो चार्जिंग सेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना बेटे, एक क्वेश्चन राइट डाउन करिए, उससे ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा अभी अभी। और यानी हाउ टू डिसाइड द टाइप ऑफ टैक्स विच विच इज टू बी लिवाइड, which is to be levied। Please write down this question: how to decide the type of tax which is to be levied। Everybody write down yes or no। How to decide the type of tax which is to be levied। अब देखिए इसमें एक स्टेटमेंट राइट डाउन करना है कि पहले सुन लेना है, पहले सुन लीजिए। अंडर GST लॉ, ठीक है, अंडर GST लॉ द सप्लाई इज लाइबल टू टैक्स। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑलरेडी नोइंग स्टेटमेंट है कि सप्लाई इज लाइबल टू टैक्स। ओके, अब बात आती है कि टैक्स वुड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सप्लाई। एनी डाउट, एनीबडी? मतलब हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना है हाउ टू डिसाइड द टाइप ऑफ टैक्स, है ना। ये तो अंडरस्टूड है कि सप्लाई यानी सप्लाई इज लाइबल टू टैक्स,
बट हाउ टू डिसाइड, तो हाउ टू डिसाइड का जो कॉन्सेप्ट होगा उसका जवाब क्या होगा बेटे हमारा, मतलब ब्रीफ में हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दैट मीन्स नेचर ऑफ सप्लाई। ओके, हेलो। तो जब हम नेचर ऑफ सप्लाई की बात करेंगे बेटे, तो वहां पर आता है इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, तो जब इंटर स्टेट सप्लाई की बात करेंगे तो वहां पर लाइबल टू आईजीएसटी हो जाएगा, है ना, लाइबल टू लाइबल टू टैक्स अंडर आईजीएसटी। और जब हम इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात करेंगे तो वहां लाइबल हो जाएगा कौन, यानी लाइबल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। ये राइट डाउन कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा समझने में। अपनी ओन आईजीएसटी तब इम्प्लीमेंट होगा या लाइबल होगा बेटे जब इंटर स्टेट सप्लाई होगी, यानी नेचर ऑफ सप्लाई आपकी इंटर स्टेट होनी चाहिए। हाँ, और जब इंट्रा स्टेट होगी बेटे तो अंडर द इंट्रा स्टेट सीजीएसटी भी लागू होगा और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। हाँ हाँ हाँ, जहाँ कंजम्पशन फाइनली, ये चीज आपको अंडर सप्लाई मैंने बताया था, यानी अभी मैंने बताया था ना कि वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर और वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लाई, यानी टैक्स का जो कॉन्सेप्ट होगा वो जहाँ फाइनली कंजम्पशन होगा उसका कंज्यूम किया जाएगा, है ना। हाँ, उसको बेस लेके चलेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब बात आ रही है कि ये इंटर स्टेट का मतलब क्या होगा सर, तो वहां उन्होंने बताया कि टू डिफरेंट स्टेट। ये भी राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है जनरली। तो अगर टू डिफरेंट स्टेट है तो दैट मीन्स इंटर स्टेट सप्लाई। सेकेंड पॉइंट, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, अगर दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरी हैं तो उसको भी हम इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे। एंड थर्ड, अगर एक स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरी है तो उसको भी हम इंटर स्टेट में काउंट करेंगे बेटे। यानी इंटर स्टेट सप्लाई कवर द थ्री पॉइंट, फर्स्ट टू डिफरेंट स्टेट, सेकेंड टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, एंड थर्ड अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी बेटे। अब आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अभी यही नहीं मालूम होगा यूनियन टेरिटरी क्या होता है, जानते हैं? एनीबॉडी एक्सप्लेन व्हाट डीन बाय यूनियन टेरिटरी? एनीबॉडी एक्सप्लेन? मोना बताओ, मोना सो गई? नहीं नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो किया जाते हैं, हम कौन कौन से होते हैं ये पूछ रहा हूँ, यानी नेम ऑफ द स्टेट। हाँ, नेम ऑफ द स्टेट मैंने पढ़ाया था यार, मैंने बताया भी था आपको उसमें, जिसमें एक आपका जम्मू कश्मीर था शायद, है, चंडीगढ़ था, दिल्ली था, हाँ हाँ हाँ, दिल्ली भी आएगा बेटे। चलिए, तो बहरहाल मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर हम आपको अभी एक क्वेश्चन देंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये इंटर स्टेट सप्लाई है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आता है इंट्रा स्टेट बेटे। तो इंट्रा स्टेट में भी वही दो चीजें आपको नोटिस करनी है, बताइए क्या क्या, बोलिए। पहला, लोकेशन ऑफ द सप्लायर। नहीं नहीं, नहीं नहीं, विद इन स्टेट तो होगा। समस्या ये है ना कि नेचर ऑफ सप्लाई, तो वो तो आप जैसे अब आपको मालूम है ये बात अच्छे से,
तो आपने फटाक से बता दिया सर इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन स्टेट होगा, लेकिन मतलब इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये जानना जरूरी है कि ये कैसे डिसाइड किया आपने, यानी हाउ टू डिसाइड। वेरी गुड। हाँ, यानी लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी हम लोगों ने इसी तरह डिसाइड किया, ठीक है। इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट था बेटे वो भी हमने इसी बेस पे डिसाइड किया, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। और ये दोनों के लिए है बेटे, यानी गुड्स के लिए भी और सर्विसेज और बोथ। अब अगर आपकी ये बात समझ में आ गई है तो हम आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और आप हमें ये बताइए, यानी कैलकुलेशन ऑफ द जीएसटी पे बिल। एक इन्होंने एग्जांपल दिया कि मनीज अ सप्लायर ऑफ गुड्स पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम और इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी कहना चाहिए एग्जम्पशन। ये फर्दर इंफॉर्मेशन है, जो मेन इंफॉर्मेशन है वो राइट डाउन करिए बेटे। जैसे सपोज दैट इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स है आपका ₹8 लाख, सॉरी इंट्रा स्टेट सप्लाई है आपका, सप्लाई ऑफ गुड्स है ₹8 लाख, और इंटर स्टेट सप्लाई आपकी है ₹3 लाख। ओके, एवरीबडी राइट डाउन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ₹8 लाख और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स ₹3 लाख। ओके बेटे, 8 लाख और 3 लाख। अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मेट बनाना है जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट बेटे। उस स्टेटमेंट में पहला कॉलम सीरियल नंबर, दूसरा पर्टिकुलर, और 3 कॉलम बनेंगे टैक्स के, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। आई होप कितने कॉलम हो गए बेटे, 5 कॉलम। एक स्टेटमेंट बनाइए 5 कॉलम का और ऊपर हेडिंग डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पे बिल। अभी जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन राइट डाउन की उसमें एक इंफॉर्मेशन और राइट डाउन कर लीजिए बेटे, टैक्सेस एंड रेट, है ना, रेट ऑफ टैक्सेस राइट डाउन कर लीजिए। सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका 9% है दोनों, और आईजीएसटी आपका 18% है बेटे। ओके, अब फटाफट बताइए टोटल जीएसटी पेबल कितना हुआ, सीजीएसटी कितना हुआ, एसजीएसटी कितना हुआ और आईजीएसटी कितना हुआ। आपने फॉर्मेट बना लिया बेटे सबने, एवरीबडी। सीजीएसजी और एसजीएसटी 9% है बेटे, 99, और आपका आईजीएसटी 18% है, 18। और दो दो नेचर ऑफ सप्लाई गिवन कर रखी है इन्होंने डायरेक्टली, है ना, मतलब इसमें इन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं दी, डायरेक्टली दे दिया कि इंटर स्टेट सप्लाई इतनी है ओवरऑल और इंट्रा स्टेट सप्लाई ओवरऑल इतनी है। अब टोटल जीएसटी पेबल आपको फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप जो पहला कॉलम था सीरियल नंबर, उसमें पहला फर्स्ट पॉइंट डाल दीजिए, और जहां पर्टिकुलर लिखा है वहां पर लिखिए इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, सॉरी इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। इंट्रा स्टेट में हम दो दो टैक्स पे करते हैं ना बेटे, तो वो दो टैक्स कौन कौन से हैं, सीजीएसटी और, वेरी गुड। तो 8 लाख का 9% कितना हुआ, 72,000। राइट डाउन कर दीजिए, सीजीएसटी में राइट डाउन कर दीजिए 72, और एसजीएसटी में भी राइट डाउन कर दीजिए 72,000। अब इसके बाद सीरियल नंबर 2 इंटर स्टेट सप्लाई, तो इंटर स्टेट सप्लाई आपकी टोटल ओवरऑल कितनी है, 3 लाख, 3 लाख का 18%।
18 3 जा 54, करेक्ट, 54,000। तो टोटल जीएसटी पेबल कितना हुआ? सीजीएसटी 72, एसजीएसटी 72 और आईजीएसटी कितना हुआ बेटे? वेरी गुड। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अगर ओवरऑल आपको सप्लाई दी जाती है इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट, तो आई होप यानी यू आर आल्सो कैलकुलेट द सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। यानी बेसिकली आपको यहाँ पर एक चीज दिमाग में हमेशा रखनी होगी, अदरवाइज यानी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इज गिवन एज पर क्वेश्चन, बट एज अ कंसेप्ट you remember that any nature of supply, ओके। और नेचर ऑफ सप्लाई के लिए क्या ध्यान रखना होगा बेटे, बताइए? अभी भी मैंने बताया था ना, वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, है ना। मैंने सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई, अभी बाकायदा ये चैप्टर है इंडिविजुअल, एक प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम सप्लाई, है ना बेटे। क्योंकि टैक्स का जो बेस है वो टोटल सप्लाई पे रहा है, यानी फाइनली कंजम्पशन कहाँ हो रहा है इसका। क्लियर? अब एक दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं जिसमें डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है आपको, जहां पर आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है, यानी कि लिखिए, क्वेश्चन राइट डाउन करिए। जैसे मिस्टर एक्स मुंबई हैज इशूड फॉलोइंग इनवाइस। मिस्टर एक्स मुंबई हैज इशूड फॉलोइंग इनवाइस। अब उस इनवाइस में इंफॉर्मेशन जो दी गई है, तीन इंफॉर्मेशन है आपके पास। पहली है गुप्ता फैंसी स्टोर अहमदाबाद, सप्लाई है आपकी 1,80,000। सेकंड है आपकी रानी इंपोरियम पुणे 50। तीसरी है कमल इंटरप्राइजेस दिल्ली ₹3 लाख। और रेट वही वाला ले लीजिए जो आपको राइट डाउन कराया था, 9% और 10%। अब देखिए, अगर आप चाहें तो उसी स्टेट एक कॉलम बढ़ा सकते हैं, नेचर ऑफ सप्लाई। यहाँ पर नेचर नहीं, आपको डिसाइड बेटे, फैंसी स्टोर अहमदाबाद किस टाइप का नेचर है, का नेचर बताओ। वेरी गुड। क्योंकि जो आपका डीलर है वो कहाँ का है, मुंबई का, और जो गुप्ता फैंसी स्टोर अहमदाबाद है, दैट मीन्स दो दो स्टेट हो गए अलग अलग, यानी टू टू डिफरेंट स्टेट। तो यहाँ पर सिर्फ आप क्या पे करोगे बेटे, यानी लायबिल टू टैक्स क्या होगा? वेरी गुड। तो आईजीएसटी की अगर हम बात करेंगे तो 1,80,000 का 18% ऑनली पे। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो तो फटाफट कैलकुलेट करके बताइए कितना हुआ। 1,80,000 का, नहीं नहीं, 32,000। वेरी गुड बेटे। एंड सेकंड, रानी इंपोरियम पुणे, ये कैसा है बेटे? वेरी गुड। क्योंकि आपका जो डीलर है मिस्टर एक्स वो कहाँ का है, मुंबई, तो दैट मीन्स इंट्रा स्टेट। तो यहाँ पर हम दो चीजें पे करेंगे, सीजीएसटी और, वेरी गुड वेरी गुड। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब ये मेरे लिए कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके अलावा और एक स्टूडेंट और है बॉयज़ में, उसके अलावा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा मुझे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आज की जो लेक्चर है वो दो ही लोगों की समझ में आया। नहीं नहीं, आप तो बोल रहे हो बेटे, और इधर मोना भी रिस्पॉन्स दे रही है, उसके अलावा कोई नहीं बोलता यार। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलता तो कोई नहीं, दो ही लोग बोलते हैं। क्या है बेटे?
हाँ, तो ये उनका दुर्भाग्य है। आज इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये बेटे, इससे एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अगर आपको याद होगा, इस बार जो एग्जाम हुए हैं, तो आपने देखा है उसमें फाइनल जो आपका बुक कीपिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग हुआ है, या कॉस्ट अकाउंटिंग, या कंपनी अकाउंट, तो तीनों में आपने देखा कि न्यूमेरिकल का पार्ट मैक्सिमम था कि नहीं? तो आपने सोचा कभी इसका रीजन क्या है? बताइए, रीजन बताइए। नहीं सोचा? नहीं नहीं, बस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही पहुंच रहे हैं। एक्चुअली है क्या, जैसे जब मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, तो जब मुझे पेपर दिया गया सेट करने के लिए, तो नेचुरल है कि मैं न्यूमेरिकल पार्ट मैक्सिमम दूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें मार्क्स एकदम कंफर्म हो जाते हैं आपके बेटे। थ्योरी में आप कितना भी बेहतर लिख के आइए, लेकिन मैं चाह करके भी आपको 6 और 8 नंबर ज़्यादा नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, वो मृदुल भाई का फोन आ रहा था तो मैंने उठाया नहीं, तो वही दिख नहीं रहा मुझे। ओके, ऐड कर लिया। तो बात समझ में आ रही है मोना? वेरी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटे। अब अगर अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है थ्री। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। तो ये जो मतलब जैसे अब ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ जाए 3 मार्क्स का, तो आई होप बहुत अच्छे से आप लोग कर दोगे इसको सॉल्व। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी आपको इसको करने में। लेकिन उनके लिए बिल्कुल पहाड़ जैसा हो जाएगा जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड किया आज। क्योंकि आप इसकी बुक जब खरीदेंगे, तो उसमें आप जब उस बुक को देखेंगे, तो आप बिल्कुल देख के बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे। इतना सारा लीगल प्रोविजन गिवन है बेटे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या चीज़ याद रखें, क्या चीज़ नोट करें। तो ओवरऑल एनी क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। चलिए, आई होप नेक्स्ट टॉपिक, जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ना बेटे। अब हम लोग जीएसटी ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करेंगे। तो अंडर द एक्सपोर्ट सबसे पहले ये बताया गया, पहला स्टेटमेंट राइट डाउन कर दीजिए कि एक्सपोर्ट हैज बीन ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई। एक्सपोर्ट क्या होता है बेटे? जीरो रेटेड सप्लाई होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स आईजीएसटी इज नो पेबल। प्लीज राइट डाउन, इट मीन्स आईजीएसटी no payable is, no IGST is payable. And second point, in case export, ITC available will be adjusted against GST on outward supply. राइट डाउन किया बेटे? In case of export, ITC available, you know ITC that means input tax credit. Input tax credit will be adjusted against GST on आउटवर्ड सप्लाई बेटे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मिस्टर वाई मैन्युफैक्चरर 1500 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट हैविंग एसेसेबल वैल्यू रुपीज एट द रेट रुपीज 900 पर पीस। ओके,
बताइए। मैं ये कह रहा हूं जैसे मिस्टर वाई मैन्युफैक्चरर 1500 यूनिट of product having accessible value at the rate of 900 per piece. Okay? Yes या no बोलो. Yes. And second, Mr. Y sold 1100 piece in domestic tariff area यानी DTA. 1100 पीस को उन्होंने क्या किया, सोल्ड किया डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में DTA में, एंड बैलेंस पीस वर एक्सपोर्टेड। क्लियर। अब आप बताइए यहां पर CGST कितना हुआ, SGST कितना हुआ और IGST कितना हुआ। जो बता देगा तो मैं समझ जाऊंगा मेरी बात उस तक पहुंच गई। और सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि सप्लाई की हम बात कर रहे हैं तो उसमें कितने यूनिट पर जीरो रेटेड कॉन्सेप्ट हो जाएगा और कितने पर सोल्ड वाला निकालेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा जल्दी बताइए, अभी कुछ टॉपिक और भी है, मैं चाह रहा हूँ आज ही खत्म हो जाए ये वाला चैप्टर, क्योंकि टाइम हमारे पास सिर्फ 15 ही मिनट बचा है। प्लीज हेल्प करिए, जल्दी से यस या नो में जवाब दीजिए। बोलिए बेटे, बोलिए। अच्छा, कैसे नहीं आ रहा? अभी अभी मैंने बताया कि एक्सपोर्ट का मतलब हुआ कि जीरो रेटेड सप्लाई, और जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब भी मैंने बताया कि इट मींस IGST, नो IGST इज पेबल। तो आपको सिंपली डायरेक्टली बता देना हमको ये कि सर 400 यूनिट जो होंगे वो आपके जीरो रेटेड सप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि वो आपने एक्सपोर्ट कर दिए। बाकी जो आपने 1100 यानी डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में जो सोल्ड किए हैं उन पर आपको CGST और SGST ओनली पे करना है। उसका रेट आपको दिया जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन होगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है उन्होंने 10%, तो 1100। हाँ, प्रणाम प्रणाम बेटे। तुम कहाँ थे बेटे? आप कहाँ थे बेटे? लीजिए, प्रणाम करके सो गए। कमाल के बंदे हैं भाई। हमारी आवाज नहीं आ रही क्या? ये कौन बंदा है जिसने बड़ा लंबे से प्रणाम किया मुझे? नहीं बताएंगे? चलिए, कोई बात नहीं। तो जल्दी से बताइए, CGST SGST कितना पे करेंगे? नहीं समझ में आया। चलिए देखिए, 1100 पीस हैं और 900 पर पीस इसकी वैल्यू बताई गई है, और 1100 सोल्ड किए गए हैं। तो 1100 इंटू 900 कितना हुआ? 9,90,000। और 9,90,000 का 10% निकाल दीजिए आप। वेरी गुड। यानी अमाउंट ऑफ GST पेबल। हाँ। अब यहाँ पर एक बात और कही गई थी क्या, कि इन केस अगर एक्सपोर्ट होता है बेटे तो वहाँ पर हम वो जो आपका ITC है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं आउटवर्ड जर्नी पर ना, आउटवर्ड सप्लाई पर। तो लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि GST पेबल में भी लेस देन अबव अमाउंट एज अ ITC, है ना। ITC विल बी अवेलेबल, क्योंकि GST पेबल मे बी लेस देन द अबव अमाउंट एज
आईटीसी। तो ये अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पर, आईटीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर? आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। बताइए, एनी डाउट? बोलिए भाई। नहीं नहीं, हाँ, मेन है समझना। क्वेश्चन तो आप जब बुक्स खरीदेंगे और परचेज करेंगे तो लगाएंगे तो 100% आ जाएगा और अच्छे से आ जाएगा। लेकिन बेसिक जो कंसेप्ट है उसको जानना बहुत ज़रूरी है कि हाउ कैन इट कैलकुलेट ना। तो हाउ कैन इट कैलकुलेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर हुआ कि अगर हमारा एक्सपोर्ट वाला पार्ट होगा सप्लाई का तो वो तो ज़ीरो रेटेड हो जाएगा। बाकी फर्दर इसके अलावा जो सोल्ड होगा, है ना, तो उसमें हमें नोटिस करना होगा कि नेचर ऑफ सप्लाई क्या है। ठीक है? हाँ, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नो एनी आईजीएसटी इज पेबल, यानी एक्सपोर्ट वाला एरिया, एक्सपोर्ट वाला यूनिट जितना है। अब सेकंड पार्ट है इंपोर्ट, जीएसटी ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट इंपोर्टेड इनटू में ये कंसेप्ट बताया गया कि यानी पहला पॉइंट नोट करिए बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो सीजीएसटी, एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीएसटी आर पेबल। हेलो? 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 यार ये फोन की वजह से बड़ा डिस्टर्ब होता है, कॉल आ रही थी वो डिस्टर्ब हो गया उसी में, जबकि हमने उस कॉल को काटा वो लीव हो गया। चलिए। हाँ, डिस्टर्ब हो जाता है यार। मैं सोच रहा हूँ इसके लिए, क्लास के लिए क्या एक नया सिम ले लूँ क्या? एक्चुअली ये मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूट है, वो उसी वजह से डिस्टरबेंस होता है इसमें। हाँ, अरे वो लीव हो गया था ना बेटे। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो ये इसको सीखना पड़ेगा एक ये चीज़। हाँ यार, यूट्यूब पे इसको डाउनलोड भी करना होगा। अभी यूनिवर्सिटी का जो यूट्यूब बनाया गया चैनल, उस पे आपने जो, अरे कैसी बात कर रहे हो, मेरा देखो पड़ा हुआ है। नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी वाला जो यूट्यूब है यार। हाँ हाँ हाँ। चलिए, तो एक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लीजिए, बाकी आफ्टर ऑल फिर नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। ये जीएसटी ऑन इंपोर्ट की जो बात कर रहे थे हम लोग बेटे,
तो इसमें बताया गया कि नो CGST एंड SGST है ना एंड UTGST आर पेबल। एंड सेकंड, IGST shall be levied and collect on import of goods। ठीक है, IGST इंपोर्ट पर कलेक्ट किया जाएगा। क्लियर हुआ बेटे? अब इसके बाद कितने टॉपिक रह गए आपके जो आज आज मैंने राइट डाउन कराए थे, उसमें से कितने रह गए? हमें लग रहा शायद 2 ही रह गए हैं केवल, कि 1 रह गया। क्यों भाई? आई होप 2 रह गए ना केवल। तो ये जो लाइबल वाला जो कॉन्सेप्ट था कि लाइबिलिटी टू पे GST वाला बेटे, तो ये नहीं हु सेल भी इसमें क्वेश्चन आता है इस टॉपिक में। प्लीज राइट डाउन कर लीजिए जल्दी से। लाइबिलिटी टू पे GST में क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि हु सेल बी लाइबल टू पे GST। तो these any persons are involved any supplier of goods or services, second recipient of supply, and third e-commerce operator। ये जो हु है, हु का जवाब क्या हुआ? सप्लायर, रिसिपेंट एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर। all these persons liable to pay the central tax CGST। any doubt anybody? हाँ हाँ, एक्चुअली ई कॉमर्स, हाँ इंटरमीडियरीज कहना चाहिए और क्या। वो जो लास्ट वाला जो टॉपिक नहीं है आपका, लेवी ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर, हाँ उसमें एक्चुअली ये चीज क्लियर की गई है कि मतलब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑन दियर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। ओके, तो गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्चुअली सप्लाइड बाय सम अदर पर्सन यानी थर्ड पार्टी टू द कंज्यूमर। यानी दैट मीन्स एक्चुअल सप्लायर प्रोवाइड द सर्विसेज और सप्लाइज द सिलेक्टेड प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर व्हेन ऑर्डर इज प्लेस्ड एट द पोर्टल। तो यानी जो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा वो क्या करेगा? कलेक्ट द प्राइस फ्रॉम द कंज्यूमर एंड पास्ड ऑन द एक्चुअल सप्लायर बेटे, आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। वही जो आप बता रहे हो ना बेटे एग्जाम्पल, वही चीज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके अलावा बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? आ गया। आप लोगों ने जागरण सुना है? जागरण नहीं सुना? नहीं नहीं, जागरण में आपने देखा होगा जब सिंगर गाना गाता है या भजन गाता है तो पहले क्या करता है बताइए? बहुत सही गुरु, बहुत सही पकड़ा गुरु तुमने। जयकारा लगाता है। जब वो जयकारा लगाता है तो वो सभी से कहता है, वो कहता है जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनके साथ ये हो जाएगा, उनके साथ वो हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कुछ ऐसे ही हमें भी बोलना पड़ेगा कि जो यस नहीं बोल रहा है या जो नो नहीं बोल रहा है या जो कुछ भी नहीं बोल रहा है उनके साथ कुछ हो जाएगा। और मेरे हिसाब से उनके साथ कुछ होने के लिए एक ही चीज है मेरे पास, कि उनका इंटरनल 0 हो जाएगा। क्या ख्याल है? ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास अगर आप यस या नो का जवाब नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं?
हाँ, तो ये थोड़ा सा रिस्पांस देना बहुत जरूरी है बेटे। और अगर आप, जैसे मोना ने रिस्पांस दिया, आपका क्या नाम है? अरे यार अपना नाम बताओ यार, कमाल करते हो यार। उत्कर्ष गुप्ता। तो इन्हीं दो लोगों को जो है अच्छे इंटरनल मार्क्स मिल पाएंगे, क्योंकि यही दोनों लोग प्रॉपर इंटरेक्ट। हाँ, कौन बोल रहा है? श्रुति? नहीं, आपने तो बताया, लेकिन श्रुति ने कहाँ बताया कि हम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, यस या नो। मोना गायब है। इसीलिए तो मैंने कहा कि अपना वीडियो ऑन रखा करो। जो यस नो कहा करे वो वीडियो अपना ऑन कर दे, तो मुझे दिखेगा कि श्रुति ने जवाब दिया कि मोना ने जवाब दिया हमें। बताइए, आई नहीं क्लास में। तो अब जब आप क्लास लोगे तो मुझे अपना वीडियो में आपका देखूंगा, मैं समझ जाऊंगा इस बच्चे ने क्लास ली, तो मुझे इंटरनल देने में आसानी होगी। वरना कसम खुदा की मैं जीरो, जीरो ही दूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। मैं रामायण की तरह नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको, कि मैं पढ़ाता जाऊं बोलता जाऊं, आप सुने चाहे ना सुने। तो दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारा सब्जेक्ट ऐसा है कि हम बिना आपसे इंटरेक्ट किए तो आगे नहीं बढ़ सकते ना। चलिए मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू।